में आम आदमी पार्टी की जीत पर मध्य प्रदेश की सियासत गरमा गई। राज्य के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी की हार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार बताया और दावा किया कि दिल्ली के लोगों ने सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार के फैसले को नकार दिया। उन्होंने बीजेपी के साथ आरएसएस पर देश को तोड़ने का भी आरोप लगाया। बीजेपी और आरएसएस का जो अंग्रेजों की तरह देश को बांटने का धर्म और जाति पे जो अभियान है, मैं समझता हूँ उस पर चोट दी है वहाँ की दिल्ली की जनता ने। कांग्रेस के इस वार पर बीजेपी ने तुरंत पलटवार किया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में फिर एक भी सीट नहीं जीतने पर कांग्रेस पर तंज कसा। कांग्रेस की हालत तो ये हो गई है, उसके नेताओं के बयानों से देखते हुए मुझे लग रहा है बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। पश्चिम बंगाल के हुगली में कुछ लोग इलाके के लोगों से जबरन जय श्री राम के नारे लगवाते नजर आए, जिसका वीडियो भी सामने आया। बताया गया कि जिस आदमी पर जबरन जय श्री राम बोलने का दबाव बनाया गया वो टीएमसी कार्यकर्ता था। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर जबरदस्ती इस तरह के नारे लगवाने का आरोप लगाया। लेबनान में सरकार के खिलाफ हुए प्रदर्शन में कई लोग घायल हो गए। राजधानी बेरूत में सैकड़ों लोग नई कैबिनेट की बैठक के विरोध में सड़कों पर उतर आए, जिन्होंने संसद भवन का घेराव करने की कोशिश की और रोके जाने पर उनकी वहां तैनात सुरक्षा बल के साथ झड़प हो गई। सुरक्षा बल के जवानों ने लोगों को खदेड़ने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन प्रदर्शन करने वाले लोगों ने उन्हें उठाकर जवानों की ओर फेंक दिया। प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार भी की गई, मगर सुरक्षा बल की इस कार्रवाई से लोग और भी भड़क गए। उन्होंने सुरक्षा बल पर पथराव शुरू कर दिया। प्रदर्शन करने वाले लोगों ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया और मांगे पूरी होने तक विरोध जारी रखने का ऐलान कर दिया। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली जीत के बाद यूपी के मुजफ्फरनगर से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने विवादास्पद बयान दे दिया। उन्होंने दिल्ली के लोगों पर लालच में आकर वोट देने का आरोप लगाया। वहाँ फ्री बिजली देने वालों की सरकार बनी है, देश के जो हित की बात करने वालों को हरवा दिया। नरेंद्र मोदी जी ने, भाजपा की सरकार ने जो देश के लिए काम किए उनको लोगों ने भुला दिया। ये लोग आगे पछताएंगे। सड़कें टूटी पड़ी वहाँ पर, फ्री दे दिया, बाद में चिल्लाएंगे लोग, बाद में जब बिल बढ़कर आएंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के दोषियों को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। पिछले महीने इसी कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर समेत 19 आरोपियों को दोषी ठहराया था। कोर्ट के इस फैसले पर बिहार की सियासत भी गर्मा गई और विपक्षी दल आरजेडी ने दावा किया कि इस मामले में कई लोगों को बचाया गया। साथ ही आरजेडी ने उन लोगों पर भी कार्रवाई की मांग की जिनके संरक्षण में जो सफेद पोश लोग, बड़ी मछलियों को इसमें नहीं नाम आ पाया है और वो बचाए गए। आरजेडी के इन आरोपों को जेडीयू ने सिरे से खारिज कर दिया। जेडीयू की दलील है कि सभी दोषियों को सजा देकर कोर्ट ने मिसाल पेश की। ये फैसला कहीं न कहीं इस तरह के दुष्कर्म या ऐसी प्रवृत्तियों में संलग्न होने वाले लोगों के लिए एक चेतावनी है। जिस मामले में 19 दोषियों को सजा हुई वो शेल्टर होम में 34 छात्राओं के यौन उत्पीड़न से जुड़ा था, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की ओर से 26 मई 2018 को बिहार सरकार को सौंपी गई एक रिपोर्ट के बाद सामने आया था। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि शेल्टर होम में छात्राओं को नशीली दवाएं देकर उनका यौन उत्पीड़न किया जाता था, जिसकी जांच कर रही सीबीआई ने इस मामले में शेल्टर होम के कई कर्मचारियों के भी शामिल होने की बात कही थी, जिस पर सुनवाई के बाद इस केस में 10 दोषियों को उम्र कैद और बाकी 9 दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई गई। बिहार के अररिया में देर रात लगी भीषण आग में 6 दुकानें जल गईं। बिहार के अररिया में देर रात भीषण आग लग गई, जिसे फायर ब्रिगेड की टीम ने भारी मशक्कत के बाद काबू में किया। इस हादसे में 6 दुकानें जलकर राख हो गई। मध्य प्रदेश के दतिया में शिकायत करने के बावजूद एक कथित बाबा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने से गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया। 3 देशों की महिला T20 सीरीज के फाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भिड़ंत होगी।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ये याचिका उमर अब्दुल्ला की बहन और सचिन पायलट की पत्नी सारा ने दाखिल की है। रणजी ट्रॉफी में आज से एक और दौर के मुकाबले शुरू होंगे, जिसके एक मैच में दिल्ली की भिड़ंत राजस्थान से होगी। ताइवान के न्यू ताइपेई सिटी में वहां के परंपरागत नए साल के जश्न के आखिरी दिन सैकड़ों लालटेनों को एक साथ आसमान में उड़ाया गया। इस मौके पर वहां लोगों की भारी भीड़ जुटी, जिनमें कई बच्चे भी शामिल थे। एक साथ जल रही सैकड़ों लालटेनों की वजह से आसमान जगमगा उठा और हर तरफ रोशनी ही रोशनी दिखने लगी। इस दौरान वहां मौजूद कई लोगों ने भी लालटेनें उड़ाई। एक साथ उड़ती लालटेनों से जो नजारा बना उसे लोग टकटकी लगाए देखते रहे, जबकि कई लोगों ने इस लम्हे को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जाएंगी और नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ धरना देने के समय पुलिस की कार्रवाई में घायल लोगों से मुलाकात करेंगी। आजमगढ़ के बिलरियागंज में सीएए और एनआरसी के विरोध में 5 फरवरी को महिलाओं ने शाहीन बाग की तर्ज पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था। इसी बीच पुलिस ने उन्हें उठाने के लिए कार्रवाई की थी। पुलिस की लाठीचार्ज में कई महिलाएं घायल हो गई थी। 19 लोगों को देशद्रोह समेत कई धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था। हरियाणा की सीमा से जुड़े इलाकों में भी आम आदमी पार्टी ने धमाकेदार जीत दर्ज की। उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट के तहत आने वाले 10 में 9 विधानसभा सीटों पर केजरीवाल की पार्टी ने कब्जा बरकरार रखा, जबकि रोहिणी विधानसभा सीट पर बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता फिर से जीत हासिल करने में सफल रहे। हालांकि वोटों की गिनती के चौथे राउंड तक विजेंद्र गुप्ता भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से पीछे चल रहे थे। हालांकि उसके बाद उनकी बढ़त लगातार बनी रही और अपनी सीट उन्होंने बरकरार रखी। लेकिन उत्तर पश्चिम दिल्ली की बाकी सीटों पर न तो बीजेपी की रणनीति चली और न ही सूफी गायक हंसराज हंस का जादू, जो 2019 में इसी क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। लेकिन विधानसभा चुनाव में उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी पिछड़ गई। हालांकि लोकसभा चुनाव में उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली सभी 10 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली थी, जिससे बीजेपी को विधानसभा चुनाव में 2013 जैसा प्रदर्शन दोहराने की आस बंधी थी, जब बीजेपी को उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की 10 में 5 सीटों पर जीत मिली थी और तब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने 2-2 सीटें जीती थी। हालांकि 2015 में आम आदमी पार्टी ने इस इलाके में 10 में 9 सीटें जीत ली थी और पिछली बार भी सिर्फ रोहिणी सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी। और इस बार भी उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली विधानसभा सीटों के नतीजे रत्ती भर भी नहीं बदले। मध्य प्रदेश की दतिया में पुलिस के रवैये से खफा कुछ लोगों ने डीएम दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि इलाके के कथित बाबा के खिलाफ कई दिन पहले हत्या की कोशिश और लूट का मामला दर्ज करवाया जा चुका है। लेकिन आरोप है कि पुलिस ने अभी तक आरोपी बाबा को गिरफ्तार नहीं किया, जिससे खफा कई लोगों ने डीएम दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस के रवैये से खफा लोगों ने वहां काफी देर तक नारेबाजी भी की। अपराधियों को गिरफ्तार करो! प्रदर्शनकारियों में शामिल एक आदमी ने आरोप लगाया कि पुलिस में शिकायत करने के बाद उसे और उसके परिवार को भी जान से मारने की धमकी दी गई। आए दिन हमको धमकियां दे रहा है कि राजीनामा करो, नहीं तो हम मरवा देंगे और उनको नौकरी नहीं करने देंगे लड़कों को तुम्हारे। लोगों के गुस्से को देखते हुए पुलिस ने मामले में जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उन्होंने ज्ञापन दिया है। पुलिस उसमें विवेचना कर रही है और जैसे ही विवेचना पूरी होती है वैसे उसमें गिरफ्तारी की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। दिल्ली की सभी एससी आरक्षित सीटों पर भी आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। इस जीत की वजह केजरीवाल सरकार की इन योजनाओं को बताया जा रहा है, जो इस तबके को भी ध्यान में रखकर लाई गई, जिसका असर दिल्ली की सभी 12 एससी आरक्षित सीटों के नतीजों में भी दिखा। आम आदमी पार्टी ने बवाना, सुल्तानपुर माजरा, मंगोलपुरी, करोलबाग, पटेल नगर, मादीपुर, देवली, अंबेडकर नगर, त्रिलोकपुरी, कोंडली, सीमापुरी और गोकुलपुर में एक तरफा जीत हासिल की। इस बड़ी जीत को खुद केजरीवाल भी अपनी योजनाओं की जीत मानते हैं। ये हर उस परिवार की जीत है जिनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है। ये हर उस परिवार की जीत है जिनके लोगों का दिल्ली में अस्पतालों में अच्छा इलाज होने लगा है। मंगोलपुरी से राखी बिड़लान हो या अंबेडकर नगर से अजय दत्त, देवली से प्रकाश जारवाल हो या पटेल नगर से राजकुमार आनंद, इन सभी की जीत का अंतर 28,000 से लेकर 40,000 तक रहा। ऐसी जीत पर आम आदमी पार्टी अब बड़े सपने देखने लगी है। मां भारती के गर्भ से पैदा हुए जो मां भारती के बेटे बेटियां हैं, तुमसे निवेदन करना चाहता हूं, दिल्ली जो कर सकता है वो तेरा देश करके दिखा सकता है। सुल्तानपुर माजरा में कांग्रेस को जयकिशन से उम्मीद थी, जो पिछली बार दूसरे नंबर पर रहे थे।
लेकिन 3 बार विधायक रह चुके जयकिशन इस बार तीसरे नंबर पर आए और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को करीब 40% वोटों से मात दी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया। 2015 में हुए चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें ही मिली थी, लेकिन इस बार पार्टी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की, यानी उसकी 2015 के मुकाबले इस बार 5 सीटें बढ़ गईं। 2015 में बीजेपी को सिर्फ रोहिणी, विश्वासनगर और मुस्तफाबाद में जीत मिली थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने मुस्तफाबाद सीट बीजेपी से छीन ली। हालांकि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की 6 सीटें अपने नाम कर ली। बीजेपी को 2015 की अपेक्षा परसेंटेज काफी बढ़ा है। 2015 में 32% वोटिंग थी हमारे पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में अभी 38.78% है। सीटों की दहाई का आंकड़ा छूने में नाकाम रही बीजेपी के नेता इसी बात से खुश दिखे कि उनकी सीटों की संख्या बढ़ गई। भारतीय जनता पार्टी ने गेन किया, वहाँ पर लूज किया है, तो आम पार्टी ने क्या है, कांग्रेस ने क्या, कांग्रेस शून्य हो गई, आम पार्टी की सीटें कम हुई और भारतीय जनता पार्टी की सीट बढ़ी गई। बीजेपी ने दिल्ली की जिन 8 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की उनमें 6 नई हैं। लक्ष्मीनगर में बीजेपी के अभय वर्मा ने आम आदमी पार्टी के नितिन त्यागी को करीब 900 वोटों से हरा दिया। इसी तरह गांधीनगर सीट पर भी आम आदमी पार्टी के नवीन चौधरी को बीजेपी के अनिल कुमार वाजपेयी ने 6000 वोटों से हराया। पिछले चुनाव में अनिल कुमार वाजपेयी ने आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने उनका टिकट काट दिया, जिसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। रोहतास नगर में भी बीजेपी के जितेंद्र महाजन ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सरिता सिंह को मात दी। गोंडा में बीजेपी के अजय महावर ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी श्रीदत्त शर्मा को करीब 25,000 वोटों से हराया। तो वहीं करावल नगर में बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक को 20,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। पिछले चुनाव में करावल नगर सीट से आम आदमी पार्टी के टिकट पर कपिल मिश्रा ने चुनाव लड़कर जीत दर्ज की थी। बाद में कपिल मिश्रा बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें मॉडल टाउन से टिकट दिया, जहां से वो चुनाव हार गए, लेकिन करावल नगर सीट पर बीजेपी चुनाव जीत गई। वहीं बदरपुर सीट पर बीजेपी के रामवीर सिंह बिदूड़ी ने आम आदमी पार्टी के राम सिंह नेताजी को हराया। इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने मौजूदा विधायक नारायण दत्त शर्मा की जगह राम सिंह नेताजी को टिकट दिया था। अमेरिका की एक स्पोर्ट्स मैगजीन ने दुनिया के 50 सबसे फिट खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की, जिसमें रियो ओलंपिक्स में 4 गोल्ड मेडल जीतने वाली अमेरिका की जिमनास्ट सिमोन बाइल्स ने महिलाओं की लिस्ट में लगातार तीसरी बार पहला पायदान हासिल किया। वहीं पुरुषों की लिस्ट में पिछले साल दूसरे नंबर पर रहने वाले पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस बार 5वें पायदान पर खिसक गए, जबकि दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी और पिछले दिनों 8वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने वाले सर्बिया के नोवाक जोकोविच दूसरे नंबर पर रहे। पुरुषों की लिस्ट में अमेरिका की बास्केटबॉल लीग NBA में खेलने वाले ग्रीस के यानिस अंतेतकुंपो ने पहले पायदान पर कब्जा किया। खिलाड़ियों को उनकी फिटनेस और बीते 1 साल में उनके प्रदर्शन के आधार पर इस लिस्ट में शामिल किया गया। दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट के तहत आने वाली सभी 10 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी फिर से जीत गई, जिससे वहां बीजेपी और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, क्योंकि चांदनी चौक लोकसभा सीट से ही दिल्ली में बीजेपी के कद्दावर नेता डॉक्टर हर्षवर्धन दूसरी बार सांसद बने और केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। वहीं हारून यूसुफ, अलका लांबा और जयप्रकाश अग्रवाल जैसे कांग्रेस के बड़े नेताओं की राजनीतिक कर्मभूमि भी चांदनी चौक इलाका ही रहा है। पुरानी दिल्ली के इस इलाके में बीजेपी और कांग्रेस को पुराने दिन लौटने की आस थी, जो इस बार के विधानसभा चुनावों में भी टूट गई और चांदनी चौक लोकसभा के तहत आने वाली सभी सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का गणित फेल हो गया, जहां आम आदमी पार्टी ने सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र की 10 विधानसभा सीटों में 7 पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस को बढ़त मिली थी। और लोकसभा चुनाव में इन सभी 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर खिसक गई थी, लेकिन विधानसभा चुनावों में बाजी आम आदमी पार्टी के हाथों में ही रही, जिसने 2015 में भी चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र की सभी 10 सीटें जीती थी। इससे पहले 2013 के विधानसभा चुनावों में 10 में 4 सीट आम आदमी पार्टी, 3 सीट बीजेपी और 2 सीट कांग्रेस ने जीती थी, जबकि मटिया महल सीट पर तब जेडीयू के टिकट पर शोएब इकबाल जीते थे। दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट के वोटरों ने विधानसभा चुनाव में इस बार भी बीजेपी का साथ पूरी तरह छोड़ दिया। दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र के दायरे में आने वाली 10 में 9 सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की।
जबकि दिल्ली में बीजेपी के तेज तर्रार नेता रमेश बिधूड़ी ने लोकसभा चुनाव में जोरदार जीत हासिल की थी और तब प्रधानमंत्री मोदी के नाम और दक्षिण दिल्ली में वोटरों के जातिगत गणित के आधार पर रमेश बिधूड़ी को हर विधानसभा क्षेत्र से इतने वोट मिले थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिले वोटों का जोड़ भी उनके आसपास नहीं था। लेकिन विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की दक्षिण दिल्ली इलाके की विधानसभा सीटों पर, दक्षिण दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा सीटों पर लहर कायम रही और उसने दक्षिण दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली 10 में 9 विधानसभा सीटें जीत लीं। हालांकि दक्षिण दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी को इस बार एक सीट का नुकसान हुआ, क्योंकि 2015 में वहां सभी सीटों पर उसने जीत हासिल की, जबकि 2013 के चुनाव में इस इलाके को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जा रहा था, क्योंकि तब बीजेपी ने 10 में 7 सीटें जीती थी और आम आदमी पार्टी सिर्फ 3 सीट जीत पाई थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले महरौली आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव के काफिले पर फायरिंग हुई, जिसमें पार्टी के अशोक मान नाम के कार्यकर्ता की मौत हो गई। एक कार्यकर्ता घायल है। पुलिस ने इस मामले में एक को हिरासत में लिया है। गोलीबारी की यह घटना उस समय हुई जब नरेश यादव चुनाव में जीत हासिल करने के बाद मंदिर से लौट रहे थे। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने मारे गए कार्यकर्ता को ही निशाना बनाकर फायरिंग की थी। पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी ने करीब 8 गोलियां दागी, जिनमें 6 गोलियां अशोक मान को लगी, जबकि 2 गोलियां हरेंद्र नाम के कार्यकर्ता को लगी, वो घायल हो गया। बताया गया कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता अशोक मान पर आपसी रंजिश की वजह से हमला किया गया। पीछे से अचानक आवाज आई पट कट की, तो हमें लगा कि शायद पटाखे उठाके हैं, क्योंकि बीच में भी पटाखे एक दो बार छूटे थे। तो फिर एकदम से जो ड्राइवर था उसने गाड़ी लेफ्ट को घुमा दी। उन्होंने कहा भाई गोली चली है, तो हम लोग नीचे की तरफ बैठ गए, आगे गाड़ी भगाई। वो 2 लोगों को उसमें गोली लगी, जिसमें कि अशोक मान जी की डेथ हो गई है और एक हरिंदर है, वो घायल है, उनको भी गोली लगी है। बीती रात आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक नरेश यादव जब बसंत कुंज इलाके के इसी जगह से निकले थे, ये किशनगढ़ थाने के अंतर्गत आता है, और इसी रेड लाइट पर जैसे ही उनका काफिला मंदिर से होता हुआ बसंत कुंज के पास इस जगह पर पहुंचा और यहीं पर अचानक हमलावर ने पीछे से जो जिप्सी जिसमें विधायक बैठे हुए थे उस जिप्सी पर पीछे से फायरिंग करनी शुरू कर दी। ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें 2 समर्थकों को गोलियां लगी। उसमें से एक समर्थक की मौत हो गई, जबकि दूसरा जो घायल है हरेंद्र, वो बुरी तरह से गोली लगने से घायल हुआ है। और पुलिस के मुताबिक जब जिससे यहाँ पर, क्योंकि काफी समर्थक थे इस जगह पर और चारों तरफ उनके समर्थकों का जमावड़ा था और उसी दौरान गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और अब तक जो चीज साफ हो पाई है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो मृतक था अशोक मान, उसकी दुश्मनी हमलावरों के साथ थी और पुरानी रंजिश के चलते ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि जो चश्मदीद थे नज़दीकी मृतक के परिवार के नज़दीकी जो थे, उनके बयान पर पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। उसमें यह माना जा रहा है कि दोनों के परिवार में पहले से ही काफ़ी रंजिश थी और इसको लेकर लगातार पुलिस में कई बार शिकायत भी आई थी और पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है कि किस किस थाने में या फिर उनके पुराने रिकॉर्ड्स को खंगाल रही है, क्योंकि जिस तरह से हमला हुआ, जिस तरह से ताबड़तोड़ गोली चलाई गई, उसके बाद टारगेट सिर्फ अशोक मान ही था और इसी जगह पर बीती रात को ये पूरी फायरिंग हुई है। पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है और उनके जो पीड़ित हैं, जो परिवार वाले हैं, दोनों पक्षों के उनसे बयान लेने की कोशिश कर रही है। महरौली से नवनिर्वाचित आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव जब बीती रात बसंत कुंज इलाके में इसी जगह पर, यहाँ से जो रेड लाइट आपको दिखाई देगी लगभग 50 मीटर दूरी पर ये रेड लाइट है और इसी जगह पर अपने समर्थकों के साथ वो मंदिर से लौट रहे थे और बताया जा रहा है कि उसी दौरान बसंत कुंज के इस मोड़ पर वो जब यहाँ पर पहुंचे तभी उनकी काफिले पर फायरिंग हुई। अंधाधुंध फायरिंग चलाने वालों ने फायरिंग करी। पुलिस का कहना है कि एक जो चश्मदीदों के मुताबिक एक हमलावर की बात की जा रही है, लेकिन कुछ और हमलावर भी हो सकते हैं, जिसके बाद गोलियां चलने के बाद दोनों घायलों को तुरंत ही पास के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया, क्योंकि यहीं पर फोर्टिस अस्पताल था, इसकी वजह से दोनों को यहाँ पर लाया गया। लेकिन जो घायल थे, जिसको टारगेट बनाकर यहाँ पर गोलियां चलाई गई थी, अशोक मान, उसकी मौके पर मौत हो गई थी, जबकि दूसरा घायल हरेंद्र अभी भी अस्पताल के अंदर है। पुलिसकर्मी अंदर बने हुए हैं। लगातार पुलिस की तरफ से रात को कई चश्मदीदों के मुताबिक बयान लिए गए थे और चश्मदीदों ने जो बताया उसमें ये साफ हो पाया है कि रंजिशन इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। इसमें विधायक को टारगेट नहीं किया गया था। विधायक का इस पूरी घटना से कोई लेना देना नहीं है। वहीं पुलिस अभी भी लगातार फोर्टिस अस्पताल के अंदर बनी हुई है और यहाँ पर पुलिस घायल से जानकारी ले रही है और उसके आधार पर अभी भी लगातार पुलिस का कहना है कि घायल की हालत ठीक है। उनके पीछे पीठ पर जो है गोलियां लगी हैं, 2 गोलियां उनके लगने की बात सामने आई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मामले की जांच की जा रही है।
वहीं गोलीबारी के बाद आप नेता संजय सिंह ने ट्वीट किया, दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा कि महरौली विधायक नरेश यादव के काफिले पर हमला, अशोक मान की सरेआम हत्या, यह है दिल्ली में कानून का राज। मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे नरेश यादव। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत ने एक बार फिर विरोधी दलों को चौंका दिया। आम आदमी पार्टी की जीत के आगे तमाम राष्ट्रीय मुद्दे बौने साबित हुए। इसी के साथ दिल्ली में तीसरी बार अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया। और इस जीत ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर का माहौल ही बदल दिया। चारों तरफ अरविंद केजरीवाल के नारों का शोर सुनाई देने लगा। केजरीवाल जब मंच पर आए तो भीड़ में शामिल लोग जोश से भर गए। अरविंद केजरीवाल ने हाथ हिलाकर पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। अपने भाषण के दौरान वो नतीजों से इस कदर खुश दिखे कि उन्होंने दिल्ली वालों को फ्लाइंग किस भी दी। भारत माता की इंकलाब, इंकलाब, वंदे वंदे। दिल्ली वालों, गजब कर दिया आप लोगों ने। आई लव यू। मंच पर मौजूद संजय सिंह और पार्टी नेता गोपाल राय ने माला पहनाकर केजरीवाल को जीत की बधाई दी। गोपाल राय ने तो अपने भाषण में बीजेपी पर भी बड़ा हमला बोला। देशवासियों, इंतजार करो, इस नफरत की राजनीति करने वालों का अंत इस देश की राजधानी दिल्ली से शुरू हो चुका है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। बीजेपी इस बार भी दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाई और 8 सीटों पर ही सिमट गई। आम आदमी पार्टी की इस जीत के बाद दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ता जश्न में डूब गए और विरोधी दलों का सारा गणित, तमाम रणनीतियां और यहां तक कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुद्दा भी हवा हो गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक बार फिर जीत गई और न सिर्फ जीती, दूसरी बार 60 से ज्यादा सीटें बटोरने में कामयाब रही। पार्टी कार्यकर्ताओं का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जीत की होली खेली गई। कार्यकर्ता एक दूसरे पर गुलाल उड़ाते नजर आए। वैसे तो रुझानों से ही आम आदमी पार्टी की जीत की खुशबू आने लगी थी, पर जब नतीजे आए तो ये खुशबू पूरी दिल्ली में महकने लगी। उत्सव बता रहा है कि कितनी बड़ी जीत है। आज ये साबित हो गया है कि भैया जी ने शोर शराबा मचा करके भाजपा को दिल्ली में टपने नहीं दिया। दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी को पूरी ताकत के साथ एक बार फिर सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल ने भी उनको धन्यवाद दिया। पार्टी नेता संजय सिंह ने तो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी की जीत को ऐतिहासिक बताया और अपने भाषण के दौरान क्रांतिकारी गीत हम वो इंकलाब हैं भी सुनाया। रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है, रुके न जो। संजय सिंह ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद बीजेपी पर भी बड़ा हमला बोला। सारी सत्ता, सारी पैसा, सारा ताकत, सारी नफरत उगलने के बाद दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने अपने परिवार के बेटे को प्रचंड बहुमत दिलाया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जीत से नेताओं का ही जोश हाई नहीं दिखा, कार्यकर्ताओं ने भी अपने तरीके से पार्टी की जीत का जश्न मनाया। आप ये जो संतरे बांट रहे हैं, ये फ्री में बांट रहे हैं? हाँ जी, फ्री में बांट। क्या वजह है? ये खुशी में बांट रहे हैं। केजरीवाल जीते हैं इसलिए खुशी में। अच्छा। हाँ। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे एक बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। आरोप है कि शराब की दुकान में काम करने वाले एक आदमी से करीब 80,000 रुपए लूटने के बाद सभी बदमाश एक सफेद गाड़ी में जंगल की तरफ भागने लगे। जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने बदमाशों की गाड़ी का पीछा किया और जंगल को घेर लिया। पुलिस के मुताबिक इस बीच एक बदमाश गाड़ी से नीचे कूद गया और उन पर फायरिंग करने लगा, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अरुण उर्फ बंटी नाम का बदमाश घायल हो गया। उसके पैर में गोली लगी थी। घायल बदमाश को पकड़कर पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवा दिया। जो बदमाश था उसने पैसे बचाने के चक्कर में पुलिस पर फायर किया और पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कि बदमाश को गोली लगी है। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने करीब 48,000 रुपए और देसी कट्टा बरामद किया। हालांकि गाड़ी में सवार दूसरे बदमाश पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे।
दिल्ली चुनाव में बम्पर जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। आप नेता प्रीति शर्मा मेनन ने बताया कि आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र के जिला परिषद और महापालिका के लिए होने वाले चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। प्रीति शर्मा ने कहा कि दिल्ली की तरह ही उनकी पार्टी महाराष्ट्र के लोगों को भी सुविधाएं मुहैया करवाएंगे। अभिषेक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अभिषेक, जो दिल्ली में बम्पर जीत हासिल की है आम आदमी पार्टी ने, उसी से उत्साहित होकर के अब ये फैसला लिया गया है। बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली में ये कहीं न कहीं लगा है कि तमाम सारी ऐसी सुविधाएं, खासकर इलेक्ट्रिसिटी, पानी या दूसरी सुविधाएं जिनको केजरीवाल ने एक लिमिटेड दायरे में रह करके सारी चीज़ों को फ्री रखा और इस तरीके से लोगों में लोकप्रियता कायम रही, ठीक उसी को देखते हुए महाराष्ट्र के जितने भी लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं, चाहे वो लोकसभा, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो या महापालिकाओं के चुनाव हो, उन सारी जगहों पर अब आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी और उसकी कोशिश होगी कि सारी सीट्स पर उतारी जाए ताकि लोगों के बीच में मैसेज दिया जा सके कि जिस तरीके से दिल्ली में हुआ वही चीज़ महाराष्ट्र में भी संभव है और इसको लेकर के खासा उत्साहित नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, तो आम आदमी पार्टी काफी उत्साहित है और इसी वजह से उसने निकाय चुनाव महाराष्ट्र में लड़ने का फैसला किया है। दिल्ली में बम्पर जीत के बाद अरविंद केजरीवाल अपने परिवार और मनीष सिसोदिया के साथ कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे। दिल्ली के चुनाव में हनुमान लगातार चर्चा में रहे, जिसकी शुरुआत खुद अरविंद केजरीवाल ने न्यूज 18 के कार्यक्रम एजेंडा दिल्ली में की थी। और शायद यही वजह रही कि दिल्ली में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचकर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने हनुमान की पूजा की। प्रचंड बहुमत से जीत के बाद अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं प्राचीन हनुमान मंदिर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं इस वक्त प्राचीन हनुमान मंदिर। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी यहां पर पहुंची हुई है। इस दौरान केजरीवाल की पत्नी और उनके बच्चे भी उनके साथ रहे। मंदिर के पुजारियों ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को लाल रंग की चुनरी भी ओढ़ाई। हनुमान मंदिर से कुछ ऐसी ही तस्वीर दिल्ली में वोटिंग से एक दिन पहले भी आई थी, जब अरविंद केजरीवाल जीत की दुआ मांगने पहुंचे थे। दिल्ली के चुनाव में हनुमान की एंट्री 3 फरवरी को तब हुई थी जब अरविंद केजरीवाल ने न्यूज 18 के कार्यक्रम एजेंडा दिल्ली में अपने हिंदू विरोधी होने के आरोपों पर सफाई दी थी और खुद को हनुमान भक्त बताया था। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल यश, जोदायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। न्यूज 18 के मंच पर अरविंद केजरीवाल के हनुमान चालीसा पढ़ने पर खूब सियासत भी हुई। बीजेपी ने उन्हें इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश भी की। यही वजह रही कि जीत के बाद जब केजरीवाल मंदिर से बाहर निकले तो इशारों में बीजेपी पर तंज कसने से नहीं चूके। और हनुमान जी सबका भला करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी हनुमान पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान जारी रहा। इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान इसी मुद्दे पर दोनों पार्टियों के बीच जमकर वार पलटवार का दौर चला था। लेकिन नतीजों के बाद भी दोनों पार्टियां हनुमान के मुद्दे पर एक बार फिर आमने सामने आ गईं। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेता और ग्रेटर कैलाश सीट से विधायक चुने गए सौरभ भारद्वाज ने बजरंगबली से जुड़ा एक ट्वीट कर बीजेपी पर तंज कसा। इस ट्वीट के बाद सौरभ भारद्वाज मीडिया के सामने आए और उन्होंने एक बार फिर बीजेपी की हार पर कटाक्ष किया। हनुमान जी ने इनकी लंका जो है उसकी लंका में आग लगा दी, इनकी लंका में, और इनको जो है उनका जो गुस्सा है वो आज 11 तारीख को मंगलवार के दिन, हनुमान जी के दिन जो है वो झेलना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली में प्रचंड जीत मिलने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपने भाषण में बजरंगबली का जिक्र करते हुए उन्हें जीत के लिए धन्यवाद दिया। हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी ने आज अपनी दिल्ली पे कृपा बरसाई है। हनुमान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले बीजेपी के नेता विजय गोयल ने वोटों की गिनती शुरू होने से ठीक पहले हनुमान मंदिर पहुंचकर बजरंगबली के दर्शन किए। इस दौरान न्यूज 18 ने उनसे बातचीत की, जिसमें उन्होंने दिल्ली में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया। दिल्ली में बीजेपी बहुमत से सरकार बनाएगी। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। कितनी सीटें सर, क्या लगता है सर आपको, कितनी सीटें? बहुमत से हम सरकार बनाएंगे और हनुमान जी की कृपा हम पर होगी।
आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर दिल्ली की सत्ता संभालने वाली है। जानकारी के मुताबिक आज 11:30 बजे अरविंद केजरीवाल अपने घर पर आम आदमी पार्टी के जीते हुए विधायकों के साथ बैठक करेंगे। 70 सीटों वाली विधानसभा में 62 सीटों पर जीत दर्ज कर आम आदमी पार्टी ने विपक्ष का सफाया कर दिया। बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस 2015 की तरह इस बार भी खाता नहीं खोल पाई। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद कई विपक्षी पार्टियों ने अरविंद केजरीवाल को बधाई दी और बीजेपी पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जीत की हैट्रिक लगाई, जिसके बाद देश भर की विपक्षी पार्टियों ने उन्हें जीत की बधाई दी। पश्चिम बंगाल में तो टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की जीत की खुशी में जश्न भी मनाया और जमकर आतिशबाजी की। टीएमसी कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी की जीत की जितनी खुशी थी, उससे कहीं ज्यादा खुश वो इस बात से थे कि दिल्ली में बीजेपी हार गई। यही नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अरविंद केजरीवाल को जीत की बधाई देते हुए यही बात कही। The hectic politics will not work for this country. It is a battle. I congratulate the Delhi voters. Delhi is our capital. This is a victory of the people. It is a victory of the democracy. It is a victory of Arvind Kejriwal. समाजवादी पार्टी ने भी दिल्ली के नतीजों को विकास की जीत बताया और बीजेपी पर हमला किया। भारतीय जनता पार्टी के पास अनुभव है नफरत फैलाने का, और उन्हें एक चुनाव नहीं कई चुनाव में यही देखने को मिलता है। और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने जो संदेश दिया है विकास का, वो पूरे देश में जाएगा। बीजेपी के विरोधियों के मुताबिक दिल्ली के चुनाव के नतीजे आने के बाद देश में विपक्षी पार्टियों की एकता बढ़ेगी, क्योंकि उनका आरोप है कि बीजेपी विकास पर नहीं, लोगों को बांटकर चुनाव जीतना चाहती। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी ऐसे ही आरोप लगाया और अरविंद केजरीवाल के काम की तारीफ करते हुए उन्हें बधाई दी। जबकि उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने ट्वीट करके दिल्ली के नतीजों पर खुशी जताई। खास करके सबसे बड़ा मैसेज भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि अगर आप गद्दार, एंटी नेशनल, देशद्रोही जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, गोली मारने का इस्तेमाल करेंगे, हिंदू मुसलमान में बंटवारा करेंगे, तो यही नतीजे आपको हर राज्य में मिलेंगे। वहीं दिल्ली में खाता नहीं खोल पाने वाली कांग्रेस पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी को जीत की बधाई दी और अपनी हार पर दुख जताने के बजाय बीजेपी की हार पर खुशी जाहिर की। We dedicate ourselves to revive the party in Delhi, but at the same time we are happy that most toxic campaign unleashed by the Prime Minister and the Home Minister, led by them, by the BJP, was defeated by the people of Delhi. विपक्ष के तीखे हमलों के बीच प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल को जीत की बधाई दी और उम्मीद जताई कि इस जीत से दिल्ली में तेजी से विकास होगा। बीजेपी नेताओं ने भी केजरीवाल को बधाई दी। दिल्ली की जनता का ये जो जनादेश है, उसको सर माथे रखते हुए मैं अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को ट्वीट कर बधाई दी। साथ ही उन्होंने दिल्ली के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भी उन्हें शुभकामनाएं दी, जिसके जवाब में केजरीवाल ने भी ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने केंद्र सरकार के साथ मिलकर दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाने की इच्छा जाहिर की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले महरौली आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव के काफिले पर फायरिंग हुई, जिसमें पार्टी के अशोक मान नाम के कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि एक कार्यकर्ता घायल है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ कर रही है। गोलीबारी की यह घटना उस समय हुई जब नरेश यादव चुनाव में जीत के बाद मंदिर से लौट रहे थे। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने मारे गए कार्यकर्ता को ही निशाना बनाकर फायरिंग की थी। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी ने करीब 8 गोलियां दागी, जिनमें 6 गोलियां अशोक मान को लगी, जबकि 2 गोलियां हरेंद्र नाम के कार्यकर्ता को लगी और वो घायल हो गया। बताया गया कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता अशोक मान पर आपसी रंजिश की वजह से हमला किया गया। पीछे से अचानक आवाज आई पट कट की, तो हमें लगा कि शायद पटाखे उठाके हैं, क्योंकि बीच में भी पटाखे 1-2 बार छूटे थे। तो फिर एकदम से जो ड्राइवर था उसने गाड़ी लेफ्ट को घुमा दी। उसने कहा भाई गोली चली है, तो हम लोग नीचे की तरफ बैठ गए, आगे गाड़ी भगाई। वो 2 लोगों को उसमें गोली लगी, जिसमें कि अशोक मान जी की डेथ हो गई है और एक हरिंदर है, वो घायल है, उनको भी गोली लगी है।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक नरेश यादव के काफिले में बीती रात लगभग 10:30 बजे के आसपास अचानक हमला हुआ और हमलावर ने कई राउंड गोलियां चलाई। इस समय हम किशनगढ़ थाने इलाके में हैं और किशनगढ़ थाने के अंदर खड़ी इस जिप्सी को देख सकते हैं। यही वो जिप्सी है जिसमें विधायक जो नवनिर्वाचित होकर अपने समर्थकों के साथ मंदिर से लौट रहे थे और वसंत कुंज की तरफ जा रहे थे, तो उसी दौरान उनके ऊपर अचानक फायरिंग हुई है। हमलावर ने एक जिप्सी के पीछे की तरफ से फायर किया है, जिसमें 2 कार्यकर्ताओं को गोली लगी है, जिसमें से अशोक मान जो कार्यकर्ता है उसको 6 गोलियां लगी हैं और उसके साथ ही दूसरा जो समर्थक था घायल उसको 2 गोलियां लगी हैं। और ये बताया जा रहा है कि जो जिप्सी की आगे की सीट थी वहां पर विधायक बैठे हुए थे और उनके साथ में ड्राइवर था, लेकिन अगर विधायक खड़े होते तो शायद उनको भी गोलियां लग सकती थी। लेकिन जो हमलावर था ये बताया जा रहा है कि वो एक था और पैदल आया था, उसने टारगेट बनाकर ही जो अशोक मान है उसको उसे गोली मारी थी और उसके बाद अशोक मान को पुलिस के मुताबिक MLC की जो रिपोर्ट आई है उसमें 5 से 6 गोलियां लगी हैं और जबकि घायल को 2 गोलियां लगी हैं। पुलिस इस मामले में मामला दर्ज कर जांच कर रही है, लेकिन जो शिकायत करता है, क्योंकि घायल के बयान के बाद ये माना जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते ही अशोक मान को टारगेट किया गया था और उसी को सिर्फ मारने आया था, जबकि विधायक उसके टारगेट में नहीं था। विधायक का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो अब तक की जांच आई है उसमें अब पुलिस शिकायतकर्ताओं के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी हमलावर की तलाश कर रही है। बीती रात आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक नरेश यादव जब वसंत कुंज इलाके के इसी जगह से निकले थे, ये किशनगढ़ थाने के अंतर्गत आता है, इसी रेड लाइट पर जैसे ही उनका काफिला मंदिर से होता हुआ वसंत कुंज के पास इस जगह पर पहुंचा और यहीं पर अचानक हमलावर ने पीछे से जो जिप्सी जिसमें विधायक बैठे हुए थे उस जिप्सी पर पीछे से फायरिंग करनी शुरू कर दी। ताबड़तोड़ फायरिंग हुई जिसमें 2 समर्थकों को गोलियां लगी, उसमें से एक समर्थक की मौत हो गई, जबकि दूसरा जो घायल है हरेंद्र वो बुरी तरह से गोली लगने से घायल हुआ है। और पुलिस के मुताबिक जब जिप्सी यहाँ पर, क्योंकि काफी समर्थक थे इस जगह पर और चारों तरफ उनके समर्थकों का जमावड़ा था और उसी दौरान गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और अब तक जो चीज साफ हो पाई है उसमें यह कहा जा रहा है कि जो मृतक था अशोक मान, उसकी दुश्मनी हमलावरों के साथ थी और पुरानी रंजिश के चलते ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि जो चश्मीरी थे नज़दीकी मृतक के परिवार के नज़दीकी जो थे उनके बयान पर पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। उसमें यह माना जा रहा है कि दोनों के परिवार में पहले से ही काफ़ी रंजिश थी और इसको लेकर लगातार पुलिस में कई बार शिकायत भी आई थी और पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है कि किस किस थाने में या फिर उनके पुराने रिकॉर्ड्स को खंगाल रही है, क्योंकि जिस तरह से हमला हुआ, जिस तरह से ताबड़तोड़ गोली चलाई गई, उसके बाद टारगेट सिर्फ अशोक मान ही था और इसी जगह पर बीती रात को ये पूरी फायरिंग हुई है। पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है और उनके जो पीड़ित हैं, जो परिवार वाले हैं दोनों पक्षों के, उनसे बयान लेने की कोशिश कर रही है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, हम आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे, इसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और क्या जानकारी मिल पाई है आरोपी के बारे में? कब से ये रंजिश चली आ रही थी? देखिए, लगभग 3-4 महीने पहले की बात है। 2019 का ये मामला बताया जा रहा है जिसमें अशोक मान पर शक था कि जो हमलावर हैं उसके भतीजे को गोली मारी गई थी, जिसका शक अशोक मान पर था और इसको लेकर उसने 15 दिन पहले भी अशोक मान को धमकी दी थी जान से मारने की, जिसके बाद विवाद उन दोनों के बीच में था। पुलिस सारे एंगल्स को जांच कर रही है क्योंकि जो चश्मीरी हैं दोनों परिवार के उन लोगों से बयान लिए जा रहे हैं और पूछताछ की जा रही है। इसी मामले में एक आरोपी को यहाँ पर हिरासत में लेकर उनकी गिरफ्तारी की गई है और पुलिस का कहना है कि उससे पूछताछ की जा रही है क्योंकि जो मामला है पूरी तरह से रंजिश में था और उसने निशाना उस वक्त साधा था जब वो निर्वाचित विधायक के साथ जो जुलूस में था। तो इसी पूरे मामले में जो दूसरा घायल हुआ शख्स, उसका नाम हरेंद्र है, उससे भी बयान लिए जाएंगे। साथ ही जो उस वक्त मौके पर थे उन सभी की जो चश्मीरी थे उनके बयान लेने के आधार पर ही ये पूरे मामले की जांच की जा रही है। बिल्कुल, तो पूरे मामले की जांच चल रही है और जांच पूरी होने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जाएंगी और नागरिकता कानून NRC के खिलाफ धरना देने के समय पुलिस की कार्रवाई में घायल लोगों से मुलाकात करेंगी। आजमगढ़ के बिलरियागंज में CAA और NRC के विरोध में 5 फरवरी को महिलाओं ने शाहीन बाग की तर्ज पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था। इसी बीच पुलिस ने उन्हें उठाने के लिए कार्रवाई की थी। पुलिस की लाठीचार्ज में कई महिलाएं घायल हो गई थी। 19 लोगों को देशद्रोह समेत कई धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था। पश्चिम बंगाल के हुगली में कुछ लोग इलाके के लोगों से जबरन जय श्री राम के नारे लगवाते नजर आए, जिसका वीडियो भी सामने आया। बताया गया कि जिस आदमी पर जबरन जय श्री राम बोलने का दबाव बनाया गया वो TMC कार्यकर्ता था।
बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर जबरदस्ती इस तरह के नारे लगवाने के आरोप लगे हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक बाइक सवार लड़के ने एक मकान पर फायरिंग कर दी। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि लड़के ने पहले अपनी बाइक उस मकान के बाहर रोकी, फिर बाइक पर बैठे बैठे उसने पिस्तौल से मकान की ओर गोली चला दी। गोली चलाने के बाद वो लड़का बड़े आराम से बाइक पर बैठकर वहां से निकल भी गया। घटना के सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी लड़के की तलाश तेज कर दी है। लड़की के परिवार द्वारा मना किए जाने पर आज उसके द्वारा लड़की के घर पर जाकर फायरिंग की गई, जो कि दीवार पे जाके लगी। इस संबंध में परिवार से तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। लड़के की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं, दबिश दी जा रही है। जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। एमपी के धार में एक पुलिस वाले की पत्नी ने जमकर हंगामा किया। धार के गंधवानी थाना प्रभारी की पत्नी इंदौर में रहती हैं। वो अपने पति के किसी दूसरी लड़की के साथ रहने की सूचना पर धार पहुंची। इसके बाद पुलिस वाले की पत्नी ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया। इस बीच थाना प्रभारी और उनकी पत्नी के बीच जमकर मारपीट हुई। पुलिस वाले ने इसे निजी मामला बताया। उधर पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया है। आगे की जाँच भी शुरू कर दी है। जम्मू के एक इलाके में आग लगने के बाद एक इमारत गिर गई। बताया गया कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त इमारत में सिर्फ 2 लोग थे, जिन्हें बाहर निकाल लिया गया। वहीं हादसे की खबर मिलने के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव के काम में जुट गई। तो आग लगने के बाद ये इमारत गिरी और उसके बाद बताया यह गया कि कई लोग अभी भी इमारत में फंसे हो सकते हैं। हालांकि 2 लोगों को पहले बाहर निकाला गया था। तालाब तल्लों के इस इलाके में जो इमारत गिरी थी, आग लगने के बाद वहां पर अभी भी रेस्क्यू चल रहा है। जो अभी जानकारी मिली है कि इसके भीतर जो फायर ब्रिगेड के 3 कर्मचारी जो हैं वो फंसे हुए हैं। हालांकि जो सिविलियन थे उनको फायर ब्रिगेड के लोगों ने और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने रेस्क्यू कर लिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी बिल्डिंग जो है वो गिर चुकी है। नीचे इसके लकड़ी का एक बड़ा शोरूम था जिसे आरा मिल कहते हैं, यहीं पे फर्नीचर का काम भी होता था। और आग लगने के बाद जो हीट अप हुआ उसके बाद जो बिल्डिंग थी वो नीचे कोलैप्स हुई है। बिल्डिंग के भीतर जो सिविलियन थे जिनकी संख्या 6 के करीब थी, उनको टीमों ने रेस्क्यू करके जम्मू मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया है। उनका वहाँ पर इलाज चल रहा है। लेकिन फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जिन्होंने लोगों को रेस्क्यू किया था वो लोग जो हैं वो अभी भी भीतर फंसे हुए और उनको निकालने की हर कोशिश जो है वो की जा रही है। ये एक जान पर जोखिम जो एक खेल कर इन्होंने जो लोगों को बचाया था, अपनी जान खतरे में डालकर लोगों को बचाते हुए 3 लोग जो हैं वो अभी भी फंसे हुए हैं और उन तीनों को निकालने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो लगी हुई हैं पूरे इलाके में। जो पूरा बिल्डिंग का पूरा चारों तरफ से घेरा गया है, उसके अंदर से सामान निकालने की प्रक्रिया चल रही है और लोगों जो 3 कर्मचारी हैं उनको बचाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और एनडीआरएफ की टीमों को भी बुलाया गया है जो किसी समय जहाँ पर पहुँच सकती हैं। हालांकि काफ़ी संख्या में पुलिस की टीमें यहाँ पर तैनात हैं और बड़ी मशीनें लाकर जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। पवन शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू।